भरे बाजार पूछा गया परिचय मेरा, मैंने कहा शिक्षक हूँ। भरे बाजार पूछा गया परिचय मेरा, मैंने कहा शिक्षक हूँ। उन्होंने पूछा सरकारी हो क्या? फिर मैंने कहा शिक्षक को सम्मान पाने के लिए सरकारी होना जरूरी है क्या? तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है जीएस का बेहतरीन और एक दमदार सेशन होने वाला है, जिसके अंदर अपन देखेंगे टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन और जीएस के मॉडल नंबर 1 में, मॉडल पेपर 1 के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। देखिए स्क्रीन पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मीजल्स में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो मीजल्स यानी कि खसरे रोग के अंदर विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए है जो है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल। और विटामिन की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अब अपन बढ़ते हैं ऑप्शन बी की ओर। तो ऑप्शन बी है, इसको बोला जाता है थायमीन। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। नेक्स्ट ऑप्शन सी पर अपन बढ़ते हैं, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में होता क्या है? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना। चौथे ऑप्शन की ओर अपन बढ़ते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, जिसके अंदर हड्डियों का कमजोर होना और हड्डियों का मुड़ जाना। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसको अपन स्क्रीन से गायब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोफोरा उदाहरण है। राइजोफोरा उदाहरण है। तो राइजोफोरा के अंदर देखिए अपन बात करें, इसका राइट आंसर होगा अवस्तंभ जड़। राइट आंसर होगा अवस्तंभ जड़। अपन बात करते हैं बाकी के ऑप्शन की। तो आरोही जड़ का क्या मतलब होता है? आरोही जड़ का मतलब होता है किसी पादप या तने को ऊपर चढ़ाना। श्वसन मूल का कार्य क्या होता है? यानी एक प्रकार से मूल का कार्य पौधे के लिए आवश्यक श्वसन क्रिया को पूरा करना। और अधिपादप जड़ का काम भी क्या रहेगा? एक पादप का दूसरे पादप पर आश्रित होना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गैसीय ईंधन है। गैसीय ईंधन है। तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन है गोबर गैस, ऑप्शन बी है वाटर गैस, ऑप्शन सी है कोल गैस, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी के सभी गैसीय ईंधन के प्रकार है। सभी की सभी क्या होते हैं? गैसीय ईंधन होते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? मतलब एक्चुअल में जब सनराइज होता है उससे पहले ही सूर्य का कुछ भाग दिखाई देना। इसका रियल जो इसका जो फैक्ट है, मेन जो इसका कारण रहेगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। चलो बात करते हैं अपन बाकी ऑप्शंस की। देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। बात करते हैं अपन पहले ऑप्शन का, मूल पथ से। चलो इसके बारे में थोड़ा बता दूं, मूल पथ से विचलित। ऑप्शन एक प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, किसी भी किनारे से टकराकर प्रकाश का फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
ऑप्शन 3 के अंदर भी देखिए सेम ऑप्शन है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन कर लेते हैं, प्रकिरण की जगह अपन कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो क्या होती है, दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, वापस लौटना। ऑप्शन डी की अपन बात करते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण का क्या होता है, इसके अभिलंब से टकरा के, इसकी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी पथ में लौट जाना। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त क्या होती है कि प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने चारों ऑप्शन कवर होते हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन बात करें कि देखिए इस क्वेश्चन के लिए अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, द्रव्यमान भी कितना होता है इसका, 1 होता है। और अगर अपन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में किस तत्व को स्थान नहीं मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, नियोन। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि फिलहाल अगर अपन बात करें कि किस तत्व को स्थान नहीं मिला था, तो उसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। भाई मूल आवर्त सारणी जब बनी थी उस समय नियोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नियोन एक अक्रिय गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है। बात करते हैं अपन पोटेशियम की, तो पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका प्रतीक के होता है। बात करते हैं सोडियम की, ये एक ज्वलनशील धातु होती है, इसको खुले में अपन नहीं रख सकते, मिट्टी तेल में इसको रखा जाता है। जैसे इसको अपन ओपन वायु के संपर्क में आता है, इसमें आग लगने की संभावना रहती है। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका प्रतीक होता है Na। ठीक है, चारों ऑप्शन हमारे क्लियर होते हैं और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारे पास 21वां क्वेश्चन आता है कि यदि किसी झील की सतह के पानी को जमने वाला हो तो उसके नीचे का तापमान कितना होता है। झील की सतह का यदि पानी जमता हो, झील की सतह के नीचे का, तो इसके लिए इसका टेम्परेचर रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बाकी ऑप्शंस के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर पानी जमना शुरू करता है। पानी क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। पानी का एक प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये। ऑप्शन बी की अपन बात करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पूरी तरीके से उबल जाता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मली हमारे कमरे का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट की होती है, तो देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। किस रंग की होती है, लाल रंग की। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, लाल रंग। आपने देखो कभी नोटिस किया होगा कि जब अपन रोड पे कहीं पे जाते हैं तो रेड लाइट होती है। रेड लाइट में रेड ही कलर क्यों होता है, अदर कलर भी ले सकते हैं, स्पेशली जब रुकने के लिए। भाई येलो कलर भी होता है, ग्रीन भी होता है, लेकिन रुकने के लिए रेड कलर ही यूज होता है, क्योंकि रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है और काफी दूरी तक वो दिखाई देता है, काफी दूरी तक दिखाई देता है। अपन बात करें बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है, सबसे कम, सबसे ज्यादा। देखिए इनका एक क्रम होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा।
सामने मैंने लिखा है VIBGYOR, विबग्योर। तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। सबसे कम होती है वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23। कोहनी, घुटने तथा अंगुलियों के पैरों पर उपस्थित संधियां हैं। कोहनी, घुटने तथा अंगुलियों के पैरों पर उपस्थित संधियां हैं, मतलब एक प्रकार से अपन बात करें इनके जंक्शन या इनकी जॉइंट्स की, तो देखिए हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा कब्जा संधि। कब्जा संधि, इसको अपन बोलते हैं हिंज जॉइंट। दूसरा अपन बात करते हैं कंदुक खल्लिका संधि, ये नॉर्मली हिप्स और शोल्डर के अंदर पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं दुराग्र संधि। दुराग्र संधि में, दुराग्र जंक्शन में क्या होता है कि एक हड्डी जब दूसरी हड्डी के ऊपर घूमती है, उसके सहारे घूमती है, तो जैसे गर्दन के अंदर कहां पाई जाती है, गर्दन के अंदर दुराग्र संधि पाई जाती है। एक हड्डी जब दूसरे हड्डी के सहारे से घूमती है तो अपन उसको कहेंगे दुराग्र संधि। और बात करते हैं अपन सैडल संधि की, तो ये अंगूठे के पोर्स के अंदर पाई जाती है, अंगूठे के अग्रभाग, अंगूठे के पोर, आगे के हिस्से। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि किस प्रोटीन के प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। प्रतिस्कंदन का यहां पर मतलब है कि ब्लड को जमने से रोकना, ब्लड को जमने से रोकना। तो इसका अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर तो होगा हिपेरिन। क्या होगा, हिपेरिन। दूसरी अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये स्कंदन का काम करते हैं, ब्लड का थक्का बनाने का काम करते हैं। जैसे चोट लगने पर ब्लड को रोकने के लिए काम करता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दूसरी अपन बात करें हिपेरिन, ये हमारा प्रतिस्कंदन होता है, ये ब्लड को रोकता नहीं है, यानी स्कंदन होने से रोकता है, एक प्रकार से जमने नहीं देता है। हिस्टामिन क्या होता है, एक प्रकार से ये भी इसी के अंदर है, इसी का एक हिस्सा होता है, मतलब प्रोटीन का एक हिस्सा है इसके अंदर। अब ये काम क्या करेगा, एक प्रकार से उत्तकों के लिए काम करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हिस्टामिन बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है देखिए आरएच। आरएच रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन अपन को ढूंढना है। तो इसके अंदर देखो आरएच एक प्रकार से क्या होता है, एंटीजन होता है। क्या होता है, एक प्रकार से एंटीजन। एंटीजन हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, एंटीजन। नंबर बी ऑप्शन 2 पर अपन बात करें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी एक प्रकार से क्या होती है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है, यानी एक प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता एंटीबॉडी का काम है। एंटीजन एक प्रकार से आरएच होता है, ब्लड में पाया जाता है। दूसरा एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम हमारे शरीर की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उनको परिवर्तित करते रहते हैं, कम करना ज्यादा करना एंजाइम का काम है। बात करते हैं अपन हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स हमारे शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है, हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो अगर इसके राइट ऑप्शन की अपन सबसे पहले बात करें तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा होगा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। बाकी ऑप्शंस को भी अपन देखते हैं। ऑक्सीजन, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन में कमी आती है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। नंबर डी जलवाष्प। देखिए श्वसन की क्रिया में, इंस्पायरेशन की क्रिया के अंदर श्वसन मतलब जलवाष्प का इसमें कोई काम नहीं होता, कोई योगदान नहीं है। अपन बात करते हैं तीनों गैसों की, तो CO2 को आपको पता होगा कि जैसे अपन श्वसन मतलब बाहर छोड़ने का कार्य, मतलब कौन सी गैस होती है, CO2।
अंदर लेने के लिए अपन काम में लेते हैं ऑक्सीजन, राइट है। तो इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन में तो कमी होती है श्वसन की क्रिया में, और CO2 के अंदर क्या होती है, वृद्धि है, और इनमें दोनों में ही नाइट्रोजन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि MRI का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, राइट आंसर रहेगा रेमंड डमार्डियन, रेमंड डमार्डियन। रोएंटजन का आपको पता ही है कि एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन द्वारा किया गया, एक्सरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चूना पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है। तो चूना पत्थर को जैसे गर्म किया जाता है तो गैस निकलेगी इसमें से CO2। राइट आंसर हमारा क्या होगा, CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए चूना पत्थर की यदि अपन बात करें तो इसका सूत्र होगा CaCO3। इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर देखो इसमें से CO2 गैस किस प्रकार से निकलती है, CaO प्लस CO2। तो यहां से राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो क्या क्या उत्पाद बनता है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन की अपन बात करें, O2 जो आपको पता है मतलब श्वसन की क्रिया में काम में आती है, H2 एक गैस होगी, मतलब इसका भी कुछ खास योगदान नहीं है, जलवाष्प के अंदर पाई जाती है एक प्रकार से। सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया से बनने वाली गैस क्या रहेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, CO2 गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि उत्प्लावक बल निर्भर करता है। बहुत ही शानदार और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो उत्प्लावक बल निर्भर करता है भैया द्रव के घनत्व पर। किस पर करेगा, द्रव के घनत्व पर। डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी द्रव के घनत्व पर बात करता है। देखो उत्प्लावन बल की अपन बात करें नॉर्मली से थोड़ा सा और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि उत्प्लावन बल बेसिकली होता कहां है, कहां पर मिलता है। जैसे पानी के अंदर अपन डूबते हैं तो एक बार आपको लग रहा होगा कि पानी किसी भी वस्तु या भार को ऊपर की ओर फेंकता है, तो ऊपर की ओर जो पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है उसी बल को अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल, इसको कहते हैं बायोंट फोर्स। इसके सूत्र की अपन बात करें, फॉर्मूले की अपन बात करें, रो वी जी, जहां पर रो क्या होता है, रो इक्वल टू होता है घनत्व यानी कि डेंसिटी, वी क्या होता है आयतन, और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार से उत्प्लावन बल का फॉर्मूला हमारे सामने है, F इक्वल टू रो वी जी। ठीक है, द्रव की गहराई या द्रव के रंग पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्प्लावन बल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है द्रव की घनत्व पर। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन है क्या। चलो इसके बारे में पहले अपन राइट आंसर की बात करेंगे, फिर इसकी बाकी डिटेल समझेंगे। प्रोटॉन एक प्रकार से धन आवेशित कण होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। बाकी ऑप्शन में बात करते हैं अपन ऋण आवेशित, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो देखिए इसमें धन आवेशित में प्रोटॉन, ऋण आवेशित में इलेक्ट्रॉन, उदासीन में न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्लियर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, धन आवेशित कण। प्रोटॉन कैसा कण होता है, धन आवेशित कण होता है, नाभिक का मूल कण होता है। और नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों में कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, जिसके कारण उसको निरावेशित कण या अनावेशित कण भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे। थैंक यू।